everyone, how are you? I am Ravi, faculty of Power Tonics. Okay, थोड़ा बहुत नेटवर्क भी लेता हूं। मेरे दोस्त, हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू आवर एग्जामिनेशन, डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जामिनेशन, नॉट अबाउट ओनली गेट और ESC. ओके दोस्त, सबसे बड़ा जो मुद्दा है आज की प्रेजेंट सिचुएशन में, अगर हम जो देख रहे हैं, जो हम रियलाइज कर रहे हैं, दैट इज नथिंग बट आवर जॉब. ओके सी यार, हमें तो जॉब चाहिए ना, हमें जॉब से मतलब है. ओके मैं फिर से उस टाइम काफी बार हम लोग डिस्कस किए हैं, तब मैं आपको समझाने की कोशिश किया हूं यार, बिल्कुल ऐसे मत सोचा करो कि एक सीढ़ी पे मतलब एक ही रास्ता है अपने लिए, या यही सीढ़ियां हैं अपने लिए. नहीं, कभी कभी ऐसा होता है ना कि बहुत सारे रास्ते होते हैं, बस थोड़ा बहुत मंजिलों में फर्क होता है. ओके, और ये भी नहीं कह सकते कि जो रास्ता स्टार्टिंग में बहुत अच्छा दिखता है उससे बहुत जो शानदार मंजिल ही मिलेगी. नहीं, कभी कभी हल्के फुल्के रास्ते से भी मंजिल शानदार मिल सकती है. ओके, तो कुल मिला के कंक्लूजन ये है, हमें समझना पड़ेगा कि चाहे वो स्टेट लेवल इंजीनियरिंग एग्जाम हो, चाहे वो PSUs हो, चाहे वो SSC JEE AE हो और एनीथिंग एल्स, हमें अपना बेस्ट एफर्ट देना है और किसी भी तरीके से आने वाले 6-8 महीनों में जॉब ले लेनी है दोस्त. स्पेशली फॉर दोज कैंडिडेट्स या एस्पिरेंट्स जो पिछले लगभग 2-3 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं एंड अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट गेटिंग एनी अपॉर्चुनिटी. माय डियर फ्रेंड, आई वांट टू टेल यू एट दिस मोमेंट, द गेट एकेडमी is the most authentic platform with respect to e-learning or in offline. Okay, see properly, जो भी फैकल्टी मेंबर्स गेट एकेडमी में है मेरे दोस्त, they are going to provide you most authentic, precise and relevant information related to your exam only. Okay, अब ये मुद्दा नहीं है, नहीं होता है कि कभी कभी यार मैं गेट का हूं तो मैं गेट के हिसाब से पढ़ाऊंगा. नहीं दोस्त, मैं मोल्ड होके आपको आपके एग्जाम से रिलेटेड पढ़ाऊंगा. मैं बिल्कुल आपको, कभी कभी हमें PhD की जरूरत होती है, कभी नहीं होती है यार, नहीं करनी है हमें PhD, हम कर लेंगे बाद में जब समय होगा. अभी हमें एग्जाम निकालना है, जॉब लेनी है, और जब हल्का भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा मेरे दोस्त, फिर तो हम कुछ भी कर लेंगे. ओके, एक बड़ा अच्छा डायलॉग है अभिषेक बच्चन की मूवी का, आई थिंक बंटी और बबली मूवी है ये. ओके, बंटी और बबली 2002-3 या जो भी है 5 के आसपास आई होगी. तो एक बहुत अच्छा डायलॉग है, मैं बताना चाह रहा हूं आपको कि दुनिया का सबसे बड़ा बोझ खाली जेब होती है. ओके, मैंने इसका एक जो मीनिंग निकाला है कि ये सिर्फ सर्वाइविंग के रिस्पेक्ट में नहीं बोला जा रहा है, कॉन्फिडेंस के रिस्पेक्ट में भी बोला जा रहा है. ओके, ऑब्जर्वेशन करें तो यार ना, जब जेब भरी होती है तो कॉन्फिडेंस भी आता है और स्वाभिमान तो ऑटोमेटिकली आ ही जाता है, रिस्पेक्ट तो वहीं से आती है. ओके, तो कुल मिला के मुद्दा यार अपना जॉब लेना है. ओके, मैं फिर से कहूंगा बेटा, नहीं आता मैं यार डेप्थ में समझ में, छोड़ो, हम उतना पढ़ेंगे जितना हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है. ओके, अगर मैं आपको लाइव या रिकॉर्डेड फॉर्म में ये एग्जाम्पल दे रहा हूं तो 100% ये एग्जाम्पल गलत नहीं है. ओके, तो मैं अपना, एक मेरा जूनियर था, 2010 की बात है, मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था एंड काफी क्लोज बंदा था. ओके, काफी रिस्पेक्ट देता था मुझे, तो मैं भी उसको पढ़ाता रहता था, कभी कभी समय मिलता था. ओके, तो मैं यार उसको पढ़ाता था, आप ट्रस्ट नहीं करेंगे. ओके, मीना नाम था उसका बच्चे का, और मैं आपको बताऊं कि नहीं होता यार कि आप कभी कभी इरिटेट हो जाते हैं किसी को पढ़ाते पढ़ाते ना, मैं इरिटेट हो जाता था उससे, बट उसका जो नेचर था, मतलब उसमें नहीं होता कि भगवान भी छोड़ो यार, शैतान भी गुस्सा नहीं हो सकता, इतना पोलाइट बंदा, बस रिस्पेक्ट देना, पोलाइटनेस, ये उसका नहीं होता, एक क्वालिटी थी. कहीं ना कहीं कमी थी, उसको चीजें सही से इजिली समझ में नहीं आती थी या इजिली गेन नहीं होती थी. एज ए फैकल्टी, एक गुरु की जो पदवी होती है, उसका मैं मतलब पूरा सम्मान रखते हुए स्टेटमेंट दे रहा हूं बेटा, विश्वास करिए, रत्ती भर भी मुझे नहीं लगता था कि कभी भी वो बंदा लाइफ में सक्सेसफुल हो जाएगा. ओके, जैसे नहीं होता है, एक अपने भाई को, पिता को पता होता है कि उसके बेटे के अंदर कितनी काबिलियत है, वैसे एक शिक्षक को भी पता होता है जो उसके बड़े क्लोज स्टूडेंट होता है कि उसकी क्या काबिलियत है. ओके,
लेकिन अंदर से नहीं होता, एक मन होता है, एक अंदर से एक ये नहीं होता यार, दिल जो भगवान से, ईश्वर से प्रार्थना करता है यार इसका कुछ करवा दो। ओके, क्योंकि एक प्यार का भी तो रिश्ता बन जाता है ना यार। तो मैं आपको दोनों पहलू दिखाना चाहता हूं। मैं बताना चाहता हूं यार कि मैं बहुत दिल से चाहता था कि बंदा कहीं सेट हो जाए। ये करते करते 2010 से 2013 हो गया। 2013 में आज भी मुझे याद है, अगस्त का या सितंबर का कुछ टाइम था, बंदा आया और एक मिठाई का डिब्बा लिए हुए पहली बार वो स्वीट लेके आया और बोला सर हो गया। आप विश्वास नहीं करोगे, मेरी आंखें थोड़ी नम हो गई। ओके यार, 3 साल से उसका जो मैं आपको बता दूं, इस फील्ड में बहुत फैकल्टी है मेरे जानने वाले, और मैं मतलब ऐसे कई फैकल्टीज को खड़ा कर सकता हूं जो उसको जानते हैं, बच्चे को। तो यार 3 साल में उसने जो एक उसकी पॉजिटिवनेस क्या थी, जैसे पूछता रहता था, करता रहता था, पता नहीं क्या करता था यार, पता ही नहीं क्या करता था, लेकिन एक चीज थी, कंसिस्टेंसी। रस्सी आवत जात है सिल पर परत निशान, बस वही बात थी। ओके, ये जो कंसिस्टेंसी थी, मैं कहूंगा उसने कभी ब्रेक नहीं की। ओके, आज आई थिंक बीकानेर या दुर्गापुर ऐसा कुछ है, मैं नाम भूल रहा हूं क्योंकि काफी दिन पहले फेसबुक पे बात हुई थी मैसेंजर पे, बट मैं फाइनली बता दूं आपको कि आज बंदा अपना स्टेबल है, गवर्नमेंट जॉब है, 2 सिस्टर की शादी की है, और बाकी आप समझते हो। खैर, इस एग्जांपल से सिर्फ मैं आपको यह समझाना चाह रहा था कि बंदे के पास नहीं होता कि नॉलेज नहीं होता कि बेसिक इतना स्ट्रांग नहीं था, लेकिन एक चीज जो पॉजिटिव थी वो थी कंसिस्टेंसी। मेरे दोस्त, हर एक सक्सेसफुल बंदा, हमें कंपैरिजन नहीं करनी यार, मतलब बड़े बड़े लोगों से, हमें कंपैरिजन करनी आम आदमियों से। हमारे दोस्त क्या कर ले गए, हमारे दोस्त कितने एवरेज थे और आज कहां है, उनसे तुलना करो, विश्वास रखो, अच्छी सी जॉब मिल जाएगी। ओके, हाँ नो डाउट, थोड़ा सा परिश्रम करना पड़ेगा, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी अलग डायरेक्शन में। तो बिना परिश्रम के तो यार कुछ भी नहीं मिलता है। ओके, अभी मैं और आप कहीं चौराहे पे खड़े हो तो मैं समझाऊंगा आपको, ओके, सही से। तो लेकिन खैर, मुद्दा यही है। तो अभी जो आप प्रिपरेशन करने जा रहे हो, चाहे वो एई की हो, चाहे स्टेट लेवल पीएसयू एग्जाम की हो, सॉरी पीएसयू एग्जाम की हो, स्टेट लेवल इंजीनियरिंग एग्जाम की हो, एई की हो, जेई की हो, कुछ भी, ओके, अपना एक टारगेट निश्चित करो कि भाई ये 5 एग्जाम एक वैरायटी के होते हैं, और इन 5 एग्जाम्स में नहीं होता कि बेटा मैं खेल जाऊंगा। चलो, पहला एग्जाम मैंने एज ए ट्रायल दे दिया, दूसरा एग्जाम मैंने इंप्रूवमेंट थोड़ा करके दिया, और अगर ये 5 एग्जाम एक 1.5 महीने 2 महीने के गैप पे हो रहे हैं, या लगभग 1 साल में हो रहे हैं, तो यार 5वां वाला तो निकलेगा ना, क्योंकि हर बार मैं कुछ सीख रहा हूं और कंटिन्यूअस स्टडी है। ओके, बिल्कुल मिक्सिंग नहीं कर रहे, गेट अलग बात हो गई, हटा दो उसको। अब हमारा टारगेट ये है, और कम से कम खासतौर से वो लोग जो 2-3 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, ओके, वो तो एकदम घुल मिल चुके हैं कंसेप्ट से यार। कितने मार्क्स से सिलेक्शन रुकता है, ऐसे नियर अबाउट में अगर बात करूं, हार्डली 10-20% से। तो 10-20% की स्टडी क्या आने वाले 4-5-6 महीने में नहीं हो सकती है? मैं बिल्कुल नहीं फेंकूंगा कि 15 दिन में हो जाएगी, 2 महीने में हो जाएगी, नहीं, 4-5-6 महीने में नहीं हो सकती है। क्या हम रोज 2-2.5 घंटे मिला के इंग्लिश या एप्टीट्यूड या जीके जीएस जो भी है, ये टॉपिक हल्के हल्के से कवर नहीं कर सकते हैं? तो जरा इस पे सोचिए और थोड़ा समय दीजिए अपने आप को। ओके दोस्त, जॉब आपको लेनी है, मेहनत आपको करनी पड़ेगी, फैकल्टी सिर्फ कुछ इंफॉर्मेशन आप तक शेयर कर सकता है। बस फैकल्टी की ड्यूटी क्या है, जो डेटा, जो इंफॉर्मेशन, जो भी सब्जेक्ट से रिलेटेड बात है वो आप तक पहुंचाई, वो 100% सही है, वो एक प्रिसाइज वे से गई है, वो एक ऐसे तरीके से गई है कि हर बंदा उसको समझने में कैपेबल है। ये फैकल्टी की ड्यूटी है। आपकी ड्यूटी क्या है? सिंपल सी, जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिली है उसको पढ़िए, उस पर काम कीजिए, उसको रिवाइज कीजिए। अगर चीजें नहीं समझ में आ रही हैं तो मगअप भी चलेगा, ओके। तो सिंपल सा है यार, जॉब लेना है एनी हाउ, जॉब लेना है एनी हाउ। हमें हर टॉपिक में पीएचडी नहीं करनी, जहां जरूरत है वहां करेंगे, जहां बिना पीएचडी के काम चलेगा वहां बिना पीएचडी काम करेंगे। हल्का फुल्का 10-12 का जरूरत होगा वो भी पढ़ेंगे, बट 6-7 महीने अपने आप को बिल्कुल देवदास बना देंगे। उसे विस्की की आदत थी, हमें किताबों की आदत होगी, बस फर्क इतना होगा। ओके, थोड़ा सा, थोड़े दिनों के लिए, 7-8 महीने के लिए हम खुद को मजनू बना देंगे, खुद को लैला बना लेंगे, उन्हें
अपोजिट, लाइक मजनू को लैला की जरूरत थी, लैला को मजनू की जरूरत थी, हमें नहीं। हमें दोनों साइड से किताबों की जरूरत है, हमें बेहतरीन स्टडी की जरूरत है, हमें टाइम की जरूरत है। जो टाइम जो हमारा है ना, वो सिर्फ नहीं होता है, सिर्फ एब्सोल्यूट वे में हमारी स्टडी का होना चाहिए और किसी का नहीं। और दोस्त, अगर ये त्याग नहीं करोगे तो फिर आप समझते हो ना, कोई मतलब नहीं होगा मेरे भी इतने चिल्लाने का और आपके भी कुछ सुनने का। ओके, सो होपफुली मैं ज्यादा बोल गया भावनाओं में बहके, बट मैं भरोसा रखूंगा कि आप अच्छा करने जा रहे हैं आने वाले 6, 7, 8 महीनों में, और एक ऐसी बेहतरीन कोशिश करने जा रहे हैं हम लोग साथ मिलके, ओके, ताकि बेस्ट कंटेंट को सीखे एग्जाम से रिलेटेड। ओके, रिसर्च बिल्कुल नहीं, एग्जाम से रिलेटेड जो भी है अपना। सो माय डियर फ्रेंड, आई हैव डन माय एमटेक फ्रॉम आईआईसी बेंगलोर। अगर आप नहीं थोड़ा बहुत अवेयर है मुझसे, सो दैट्स व्हाई आई वांट टू इंट्रोड्यूस माय सेल्फ, एंड आई हैव टॉट अराउंड 4 to 5 years in ACE Academy, and और नाउ आई एम द परमानेंट लाइक फैकल्टी इन गेट एकेडमी। तो मैं बस इतना आपको गाइड करना चाह रहा हूं कि मैंने एसएससी जेई को हैंडल किया हुआ है, अपने जूनियर एंट्रेंस एग्जाम को भी हैंडल किया हुआ है, पढ़ाया हुआ है, और ये स्टेट लेवल एग्जाम है, इनको भी पढ़ाया हुआ है। तो हर वैरायटी का लाइक मुझे पता है कि कैसे क्या डिलीवर करना है। बस वही बात आ जाती है कि आप कैसे सीखना चाह रहे हैं, इस पे जरूर ध्यान दें। ओके, आप जो भी सीख रहे हैं उसको बड़ा बरकरार रखें, कंसिस्टेंसी वाइज, लगन वाइज, ओके, और त्याग तो हर इंस्टेंट देना है। ओके, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा। जो लाइक सब्जेक्ट होगा अपना, जो मैं डील करूंगा, वो होगा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। ओके, यू नो वेरी वेल दिस पावर इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट इज रियली गोइंग टू बी ए वर्साटाइल सब्जेक्ट। ओके, खास तौर से अगर हम गेट की बात करें, ईएससी की बात करें, हम लोग बात करें स्टेट लेवल एग्जाम की, हम लोग बात करें एई जेई की, तो हर जगह कहीं ना कहीं काफी एक नहीं होता कि बहुत ही शानदार तरीके से ये सब्जेक्ट पूछा जाता है। और ये भी भरोसा रखें कि जो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ खेल गया, उसका सिलेक्शन लगभग 90% केस में हो ही जाता है, क्योंकि ये वो सब्जेक्ट है जिससे जनरली इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट अवेयर नहीं रहते हैं। ओके, जनरली ओके, तो आपको इस सब्जेक्ट पे एक बेहतरीन कमांड करनी है, और कैसे करेंगे हम लोग डिस्कस करेंगे, और मैं आपको गाइड करूंगा हर मोमेंट, हर इंस्टेंट। सो फर्स्ट हम लोगों का जो मेन फोकस होगा वो इन एग्जाम्स पे होगा। अगर आप गेट और ईएससी से रिलेटेड कुछ सीखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अलग से आना पड़ेगा। ओके, चलिए तो हम लोग पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में जो टॉपिक कवर करेंगे वो कुछ इस फैशन में कवर करेंगे। ओके, आवर फर्स्ट टॉपिक विल बी पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। क्या मतलब होता है दोस्त पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का? ऐसे समझो कि आप पढ़ नहीं रहे हो, ठीक है, आप पढ़ नहीं रहे हो या एवरेज अपना पढ़ रहे हो 2 घंटे 1 घंटे, मैं गया, अगर आपने मुझे इजाजत दी तो मैं गया, मैंने आपका कान लिया और ऐसे हल्का सा किया। अब आप समझ रहे हैं ना क्या कर दिया आपको? एक तरीके से आपको एक इग्निकेट कर दिया, लाइक एक तरीके से आपको ट्रिगर कर दिया कि यार काम करो बे, क्या कर रहे हो, काम करो। तो ये कंट्रोलिंग मिल गई ना, आपको कंट्रोलिंग मिल गई। और अगर आप मेरा रिस्पेक्ट करते हो, ओके, और मान लीजिए मैं नहीं, आपके पिताजी हो, आपका बड़ा भाई हो, उसकी रिस्पेक्ट करते हो, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं जब हम नहीं होता अपनों की रिस्पेक्ट करते हैं तो डेफिनेटली कुछ रिस्पॉन्स देने की कोशिश करते हैं। ओके, और वो रिस्पॉन्स डेफिनेटली पॉजिटिव होगा। तो देखो है क्या, पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का मेन पर्पज क्या है? टू नहीं होता कि हिंदी में बोलूं मैं तो हमें जो चाहिए वो हमें प्रोवाइड करता है। तो अगर एक छोटी सी डेफिनेशन अंग्रेजी में लिखें तो वो सिंपल सी ऐसी होगी, टू गेट डिजायर्ड रिस्पॉन्स वी रिक्वायर पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आर कनेक्टेड इन सम फैशन। ओके, किसी एक तरीके से कनेक्ट करके हम अपनी जरूरत के हिसाब से रिस्पॉन्स को अचीव करते हैं। ओके, सो व्हाट इज द, नहीं होता कि सबसे अच्छी खूबसूरती, सबसे अच्छी ब्यूटी क्या है पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की? ये हाई स्पीड पे ऑन ऑफ होके हमें मोर एक्यूरेट रिजल्ट प्रदान करते हैं, और यही वजह है कि पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को हमें सीखना है। ओके, मेरे दोस्त, जब आप किसी इंडस्ट्री में खड़े होंगे ना तो ऐसा कोई सिस्टम नहीं होगा जो इन डिवाइसेस से वंचित हो। ओके,
ऐसी ऐसी कोई सीढ़ी नहीं होगी आपके पूरे सिस्टम की जहां ये डिवाइसेस ना लगे हों। हर स्टेप पे आपको अलग अलग डिवाइसेस अलग अलग कार्य करने के लिए मिलेंगे। ओके, होपफुली दिस थिंग इज क्लियर। अब जैसे ध्यान से समझना, आपकी मम्मी आई, उन्होंने हल्का सा कान ऐठा, उसमें थोड़ा नहीं समझते, मम्मी से अलग बॉन्डिंग होती है, एक अलग रिस्पॉन्स आया। सिस्टर आई, उसने मान लो कंटा मार दिया, एक अलग रिस्पॉन्स आया। पिताजी आए, एक अलग रिस्पॉन्स आया। दोस्त आया, एक अलग रिस्पॉन्स आया। मतलब ये जो अपने लाइफ में लोग हैं बड़े क्लोज, इन हर लोगों का या हर लोगों की वजह से अपनी बॉडी का, अपने माइंड का रिस्पॉन्स चेंज नहीं होगा। ओके, बंदा टू बंदा अलग अलग चेंज होगा ना। जैसे पिताजी के हिसाब से कुछ और चेंज हुआ, मम्मी के हिसाब से कुछ और चेंज हुआ माइंड, और मान लो सिस्टर के हिसाब से कुछ और चेंज हुआ, दोस्त के हिसाब से कुछ और चेंज हुआ। तो अलग अलग टाइम पे हमें अलग अलग बंदे की जरूरत है। ऐसे ही क्या हुआ बेटा, जैसे नहीं होता कि हमें ऐसा कोई सिग्नल कंट्रोल करना है तो हमें कुछ ऐसा डिवाइस चाहिए, हमें कुछ डिफरेंट टाइप सिग्नल कंट्रोल करना है तो हमें दूसरी टाइप का डिवाइस चाहिए। मान लो हमें थर्ड कैटेगरी का सिग्नल कंट्रोल करना है तो हमें और थर्ड टाइप का डिवाइस चाहिए। और यही वजह थी या जरूरत थी जो डिफरेंट फील्ड में, ओके, डिफरेंट सिग्नल्स को कंट्रोल करने की, इन जरूरत और नीड ने जन्म दिया डिफरेंट टाइप ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को, डिफरेंट टाइप ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को, जैसे HCR, ओके, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। व्हाट इज द सिग्निफिकेंट ऑफ सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर? जब भी हम किसी हाई पावर रेटिंग लाइक लाइन में या सिस्टम में AC को DC में कन्वर्ट करते हैं तो हमें ऐसे डिवाइसेस चाहिए होते हैं जो AC के पॉजिटिव वोल्टेज को और AC के नेगेटिव वोल्टेज को ब्लॉक कर लें। और उसके लिए मोस्ट सुटेबल डिवाइस है HCR। ऐसे ही बेटा फिर बाद में मॉडिफाइड हुए डिवाइसेस और GTO बना। GTO ने नहीं होता कि हमें नई नीड थी तो हमने HCR को मॉडिफाई कर दिया और GTO बनाया। GTO का बच्चा है जब हमें सिर्फ पॉजिटिव वोल्टेज ब्लॉक करना हो। आप में से बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो मेरी बात को उतना नहीं समझ पा रहे होंगे कि क्या मतलब होता है पॉजिटिव ब्लॉक करने का, क्या मतलब होता है नेगेटिव ब्लॉक करने का। तो मोटा मोटी ऐसे समझ लो बेटा कि जब हमें करंट पास नहीं करनी होती है तो हम इंसुलेटर लगा देते हैं। तो जो अपने डिवाइसेस होते हैं ना वो हमारी जरूरत के हिसाब से काम करते हैं। जब हमें करंट नहीं चाहिए तो इंसुलेटर बन गए और जब हमें करंट चाहिए तो कंडक्टर बन गए। यानी कि डिवाइसेस बेटा सेमीकंडक्टर ऐसे हैं, देखना ऐसे हैं जैसे मुझे मानो सेमीकंडक्टर है। आप और मेरी नहीं, हम लोग अच्छा मतलब हम लोग अच्छा एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाह रहे हैं तो मैं आपके लिए दोस्त बन गया। और आपका करियर मुझे बनाना है मान लो तो मैं आपको 2 कंटाप भी रख दूंगा। समझ रहे हो ना, मैं वही हूं बट जरूरत के हिसाब से और आपके IQ लेवल और माइंड की सिचुएशन के हिसाब से खुद को मैं मोल्ड कर दे रहा हूं। यही खूबसूरती, यही सुंदरता होती है पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की। क्या कि जब चाहे तब इंसुलेटर बन जाए और जब चाहे तब कंडक्टर बन जाए। कंडक्टर मतलब करंट पास करेगा, वोल्टेज ब्लॉक नहीं करेगा, और इंसुलेटर मतलब वोल्टेज ब्लॉक करेगा बट करंट पास नहीं करेगा। इंसुलेटर मतलब ऑफ कंडीशन, कंडक्टर मतलब ऑन कंडीशन। अब ये ऑन ऑफ कितने जल्दी या कितनी देर में चाहिए उसके हिसाब से डिवाइसेस को डिजाइन करते हैं। हो गई बात खत्म। तो अब जरूरत के हिसाब से बहुत सारे डिवाइसेस होते हैं जो पूछे जाते हैं। जैसे ये पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस तो कॉमन वर्ड हो गया। अगर हम बात करें तो HCR हो गया, GTO हो गया, ट्राइक हो गया, BJT हो गया, मॉसफेट हो गया, IGBT हो गया, UJT इज काइंड ऑफ ट्रिगरिंग डिवाइस। ऐसे बहुत सारे, डायोड हो गया, बहुत सारे डिवाइसेस हैं। हर डिवाइस की अपनी क्या यूज है, कहां पे यूज कर सकते हैं, किस टाइप की मोटर्स में कौन से डिवाइसेस का एप्लीकेशन होगा, पावर सिस्टम मॉडलिंग में कौन सा बेहतरीन होगा, हाई वोल्टेज DC ट्रांसमिशन में कौन से डिवाइसेस को सिलेक्ट करना चाहिए, हाई AC ट्रांसमिशन में कौन से डिवाइसेस को सिलेक्ट करना चाहिए, प्रोटेक्शन में रिलेज को, सर्किट ब्रेकर को बनाने के लिए कौन से पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का चयन सबसे अच्छा रहेगा, हर एक मुद्दे पे बॉस बात करेंगे। ओके, हर एक मुद्दे पे बॉस
बात करेंगे। यह होगा अपना पहला टॉपिक, जो बहुत आसान होने वाला है मेरे दोस्त, इतना आसान कि आप सोच भी नहीं सकते हैं अगर आपकी प्रेजेंसी अच्छी रहती है तो। ओके, सो नाउ माय डियर फ्रेंड, वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर नेक्स्ट टॉपिक। अगला टॉपिक होगा माय डियर फ्रेंड आसान सा, इसको कर दो होल्ड, मेरी बात को समझो। इन जनरल सप्लाई क्या है? इन जनरल सप्लाई क्या है? आप कहेंगे मास्टर जी एसी। इन जनरल सप्लाई क्या क्या है? आप कहेंगे मास्टर जी एसी। अब मैंने ये कहा भैया आपको अपनी बैटरी चार्ज करनी है, आपको एचवीडीसी ट्रांसमिशन करना है, तो आपको कौन सी सप्लाई चाहिए? आप कहेंगे अरे मास्टर जी क्या ही क्वेश्चन है, आसान सी बात है, हमें डीसी चाहिए। तो अच्छा ये बताओ, जनरेशन तो एसी में हो रहा है, तो डीसी कैसे मिलेगा? ओके, तो इसका मतलब सर यहां पे कोई कन्वर्टर लगेगा। ओके, जैसे ऐसे समझो बेटा, कोई आके जैसे ऐसे रफली मान लो कि मुझे फ्रेंच आती होती, और मान लो कि इकलौता मान लो मैं ही इंडिया में पावरटॉन्स का फैकल्टी होता, रफली जस्ट मान लो बे, और कुछ नहीं है, और मुझे फ्रेंच आती होती, लेकिन आपको तो फ्रेंच नहीं आती, तो क्या होता? बीच में एक मीडिएटर लगता, लैंग्वेज कन्वर्टर लगता, मैं फ्रेंच में बोलता, वो आपको हिंदी, अंग्रेजी, तमिल, तेलुगु सब में समझाता। समझ पा रहे हो ना? इसका मतलब मेरी जो लैंग्वेज है वो डायरेक्ट आप नहीं समझ पा रहे हो, तो हमें बीच में एक कन्वर्टर की जरूरत पड़ी। ऐसे ही आप मुझे मानो एसी हूं मैं, और आपको चाहिए डीसी, तो बीच में चाहिए कन्वर्टर। कन्वर्टर मतलब ऐसे डिवाइसेस चाहिए जो बहुत जल्दी ऑन ऑफ होके आपको डीसी दे दे। ओके, आपको डीसी दे दे। अच्छा, अब सर मेरा एक क्वेश्चन आपसे फिर से है, अच्छा ये बताओ कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की नीड क्यों होती है? आप कहेंगे सर आप बात पावरटॉन्स की कर रहे हो और एग्जांपल ले रहे हो मशीन के। ऐसे समझो बेटा, ऐसे समझो, इलेक्ट्रिकल दुनिया में जैसे इलेक्ट्रिकल पिताजी हो गए, और इन इलेक्ट्रिकल पिताजी के दो बिगड़ैल बच्चे हैं, और वो बिगड़ैल बच्चे कौन कौन है? एक इलेक्ट्रिकल मशीन और एक पावर सिस्टम। एक इलेक्ट्रिकल मशीन और एक पावर सिस्टम। ऐसे मान लो वेलकम में अनिल कपूर और नाना पाटेकर। ओके, इन्हें करना है कंट्रोल, इन्हें करना है कंट्रोल। कंट्रोलिंग के लिए मान लो ऐसे एक एलिमेंट को इंट्रोड्यूस कर दो जिनका नहीं होता, जिनका भयंकर प्रेशर हो इन सारे पॉइंट्स पे। किन पॉइंट्स पे? जो इलेक्ट्रिकल वर्ल्ड में डिस्टर्ब है थोड़े से। जैसे पावर सिस्टम में वोल्टेज कंट्रोलिंग करना टफ होता है, स्टेबिलिटी कंट्रोलिंग करना टफ होता है, इलेक्ट्रिकल मशीन में कांस्टेंट स्पीड पे रन करना टफ होगा, रिक्वायर्ड स्पीड पे रन करना टफ होगा। तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स काइंड ऑफ एक मम्मी का काम कर देती है, जो दो बच्चे पावर सिस्टम और इलेक्ट्रिकल मशीन को कंट्रोल करने आई है। और ये सीरियस वाली मम्मी है, ममता वाली मम्मी नहीं है। ओके, समझ रहे ना? सही से कूट के इन दोनों को कंट्रोल करेगी। तो एक्चुअली बेटा अगर मशीन और पावर सिस्टम को हटा दिया जाए तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स बेकार हो गया। मतलब पावर इलेक्ट्रॉनिक्स दवाई है, जब मरीज होंगे तो काम आएगी, मरीज ही नहीं है तो दवाई का कोई मतलब नहीं है। तो इलेक्ट्रिकल मशीन और पावर सिस्टम की जो भयंकर कमियां थी उनको सुधारने के लिए एक नए सब्जेक्ट का जन्म होता है, जिसे हम पावर इलेक्ट्रॉनिक्स बोलते हैं। इसलिए जब भी बात पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की जाएगी तो डेफिनेटली मशीन और पावर सिस्टम को तो यूज करना ही पड़ेगा। ओके, चलो अब मेरा क्वेश्चन क्या था कि हम स्टेप अप क्यों करते हैं, स्टेप डाउन क्यों करते हैं ट्रांसफार्मर से? तो आप कहेंगे सर जी हमें जैसे वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है, या लॉसेस को कंट्रोल करते हैं, या मैनी रीजंस आर देयर, छोड़ो उस बात को। अब मेरा ये क्वेश्चन है कि अगर बेटा फिक्स डीसी है, फिक्स डीसी है, जैसे 10 वोल्ट है, आपको चाहिए 5 ही वोल्ट, आपको चाहिए 20 वोल्ट, तो क्या करोगे? तो जैसे बेटा आपके पास 20 वोल्ट एसी होता, उसे 30 वोल्ट में कन्वर्ट करना होता, या 50 वोल्ट एसी होता, आपको 20 वोल्ट लाना होता, तो क्या यूज करते हैं? ट्रांसफार्मर। यहां यूज करेंगे कन्वर्टर, यहां यूज करेंगे कन्वर्टर। देखो एसी से डीसी में बदलने के लिए कन्वर्टर, फिर डीसी को वेरिएबल डीसी में बदलने के लिए या रिक्वायर्ड डीसी में बदलने के लिए डीसी टू डीसी कन्वर्टर। अब खत्म हो गई बात, अब खत्म हो गई बात। अब डीसी को जब डीसी में बदल लिया बेटा, और मान लो कोई बंदा आ गया पड़ोसी, उसने कहा यार मुझे ना अपने घर की इंडक्शन मोटर चलानी है, तो जरा एसी सप्लाई दो। तो आपने कहा यार सर जी मेरे पास तो डीसी है। तो आपका पड़ोसी बोला अरे भाई इन्वर्टर लगा लो ना। तो इन्वर्टर का क्या पर्पज होता है? डीसी को एसी में बदलने के लिए। तो ये जो नीड है ना सिग्नल के ट्रांसफॉर्मेशन की,
इसने एक्चुअली में जन्म दिया पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को, एक पॉइंट। और हर कंपोनेंट को कंट्रोल करने के लिए भी यूजफुल क्या है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। दिस इज द रीजन, दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू लर्न दिस सब्जेक्ट। इतनी बात उम्मीद है कि आपको क्लियर होगी। तो अगला टॉपिक होगा बेटा अपना एसी टू डीसी कन्वर्टर, जिसमें हम एसी सप्लाई को किसमें कन्वर्ट करेंगे दोस्त, जिसमें हम एसी सप्लाई को कन्वर्ट करेंगे डीसी सप्लाई में, किसी भी तरीके से। किसकी हेल्प लेंगे, हम हेल्प लेंगे बेटा एसी टू डीसी कन्वर्टर की, हम हेल्प लेंगे एसी टू डीसी कन्वर्टर की। अब कितने टाइप की एसी सप्लाई होती है इन जनरल, या तो सिंगल फेज होगी या थ्री फेज होगी। सिंगल फेज और थ्री फेज को किसमें कन्वर्ट करना है, डीसी में। खत्म हो गई बात। ओके, दिस इज द पर्पस टू लर्न दिस फेज कंट्रोल रेक्टिफायर। अब ये डीसी जो है बेटा, वो हो सकता है कि हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कम ज्यादा हो, इसलिए क्या करते हैं हम लोग, इसलिए हम लोग क्या करते हैं मेरे दोस्त, हम लोग यूज करते हैं कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। और जब हमें डीसी ऐसे ही चाहिए होती है तब हम यूज कर लेते हैं अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर। ओके, जहां जैसे मान लो ऐसे कि जहां हमें 50 वोल्ट की जरूरत है तो हम कंट्रोल्ड यूज करेंगे, और जहां हमें बेटा जो भी आ जाए उससे काम चला लेंगे, तो वो अनकंट्रोल्ड हो गया। तो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट वी कैन डिजाइन एसी टू डीसी कन्वर्टर इन टू डिफरेंट फैशन, आइदर कंट्रोल्ड वन और अनकंट्रोल्ड वन। खत्म हो गई बात, ये हो गया। नेक्स्ट टॉपिक अपना होगा बालक, नेक्स्ट टॉपिक होगा अपना बालक दिस वन। ओके, डीसी टू डीसी कन्वर्टर। डीसी टू डीसी कन्वर्टर को क्या बोलते हैं मेरे दोस्त, पढ़ा होगा आपने, कुछ भी किया हो आपने, मतलब बीटेक किया हो, डिप्लोमा किया हो, पॉलिटेक्निक किया हो, कुछ भी किया हो, इतना बेसिक आइडिया है कि जो डीसी को अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से डीसी में कन्वर्ट करता है। अगर मैं अंग्रेजी में डेफिनेशन दूं तो होगा बेटा, when we want to capable or when we are capable to convert given DC into required DC, we require one converter, and this converter name in general is chopper or DC to DC converter। मतलब एक गिवन डीसी को अपनी आवश्यकता के अनुसार, ओके, जितने आपको डीसी चाहिए उसके अनुसार कन्वर्ट करने के लिए एक सिस्टम की जरूरत होती है, और इस सिस्टम का स्टैंडर्ड नाम होता है चॉपर या फिर डीसी टू डीसी कन्वर्टर। ओके, अब ध्यान देना बेटा, जैसे हमारे पास 10 वोल्ट डीसी है, 10 वोल्ट डीसी है, बट हमें लोड पे सिर्फ 5 वोल्ट चाहिए। हमें लोड पे कितना चाहिए बेटा, 5 वोल्ट। या ऐसे मानो कि हमारे पास इनपुट में बेटा 5 वोल्ट है और हमें लोड पे 20 वोल्ट चाहिए। समझते रहे ना बारीकियां। पहले हमारे पास सप्लाई 10 वोल्ट की है और हमें रिक्वायरमेंट है 5 वोल्ट की, तो हम क्या लगाएंगे, डीसी टू डीसी। देखो यहां भी डीसी, यहां भी डीसी, डीसी टू डीसी कन्वर्टर। और फिर हमारे पास 5 वोल्ट है, हमें 5 से 20 बनाना है, तो भी हमें क्या चाहिए, डीसी टू डीसी। फर्क कितना है, फर्क कितना है, देखो यहां स्टेप डाउन कर रहे हैं मेरे दोस्त, यहां स्टेप डाउन कर रहे हैं, जबकि यहां स्टेप अप कर रहे हैं। तो दो टाइप के इन जनरल डीसी टू डीसी कन्वर्टर होते हैं, जिनमें एक होता है स्टेप डाउन और एक होता है स्टेप अप, सिमिलर टू ट्रांसफॉर्मर। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, स्टेप अप डीसी टू डीसी कन्वर्टर, स्टेप डाउन डीसी टू डीसी कन्वर्टर। खत्म। अब आप कहेंगे सर एक आपने और लिख रखा है, तो एक ट्रांसफॉर्मर और भी तो पड़ा है, ऑटो ट्रांसफॉर्मर, कॉमन बाइंडिंग। हम चाहे तो स्टेप डाउन कर ले, हम चाहे तो स्टेप अप कर ले। अब मुद्दा ये बेटा, जब स्टेप डाउन स्टेप अप ऑलरेडी है तो उस ट्रांसफॉर्मर की क्या जरूरत थी, वो आप मशीन में सीखोगे। अब यहां कंक्लूजन पे आओ। कभी कभी क्या होता है बेटा, हमें लोड को कुछ ऐसे एक्साइटेशन देना पड़ता है कि लगभग ऐसे मानो कि 2 मिलीसेकंड तक उसका लोड वोल्टेज सप्लाई से कम होना चाहिए, और अगले 2 मिलीसेकंड के लिए लोड वोल्टेज सप्लाई से ज्यादा होना चाहिए।
चाहिए। तो ऐसी स्थितियों में, ऐसी कंडीशन में एक मोटा मोटी एग्जांपल ले लिया, वी रिक्वायर बेटा हाइब्रिड वर्जन। हाइब्रिड वर्जन का क्या मतलब है? इन विच स्टेप डाउन और स्टेप अप दोनों का फंक्शन हो, तो उसे हम बोलते हैं बक बूस्ट कन्वर्टर। अब देखो, स्टेप डाउन का दूसरा नाम बक कन्वर्टर होता है, स्टेप अप का दूसरा नाम, वो बचपन में पिया होगा, बूस्ट कन्वर्टर होता है, और दोनों को मिला के एक नया कन्वर्टर बनता है जिसे बोलते हैं बक बूस्ट कन्वर्टर। होपफुली इट इज क्लियर। ओके, अच्छा अब क्या करें बेटा? एसी को डीसी में बदल लिया, डीसी को डीसी में बदल लिया, अब डीसी को एसी में बदलो, डीसी को एसी में बदलो। तो अगला टॉपिक इन्वर्टर, अगला टॉपिक इन्वर्टर। इन्वर्टर में क्या सीखेंगे बेटा? इन्वर्टर में सीखेंगे कि डीसी को एसी में कैसे बदला जाए। मतलब इनपुट होगा डीसी और आउटपुट होगा एसी। अब देखो, आउटपुट एसी कितने टाइप का हो सकता है? सर जी आसान है, सिंगल फेज हो सकता है या फिर थ्री फेज हो सकता है। सर सिंगल फेज हो सकता है या फिर थ्री फेज हो सकता है। अच्छा, इनपुट में तो हमारी वही फिक्स्ड डीसी रहेगी, आउटपुट हमें ये चाहिए। लेकिन इतना तो समझ सकते हैं, जरूरी नहीं उसके लिए किताबी अध्ययन की जरूरत पड़े। देखो बेटा, जब हम किसी सिग्नल को दूसरी सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं तो प्योर फॉर्म मिलना इम्पॉसिबल है, प्योर फॉर्म मिलना इम्पॉसिबल है। जैसे ये डीसी है, डीसी को जब एसी बनाओगे तो प्योर एसी नहीं बनेगा, इसमें कुछ नहीं होते, असामाजिक तत्व आ जाते हैं। यहां पे असामाजिक तत्वों को ही इलेक्ट्रिकल वर्ड और इलेक्ट्रिकल फील्ड में एक स्टैंडर्ड नाम दिया जाता है, और ये नाम है मेरे दोस्त हार्मोनिक्स। मतलब जब आप डीसी को एसी में बदलते हैं तो जरूरत वाली चीज तो मिलती है, बट साथ में हार्मोनिक्स भी आ जाते हैं। ओके, जैसे किसी का ब्याह हो रहा हो, शादी वादी हो रही हो, तो लड़का लड़की की जरूरत है, बट अनवांटेड तरीके से ये बारात वाले भी तो है, तो ये जो बाराती है ये हार्मोनिक्स है, और लड़का लड़की ये जरूरत है। तो यहां पे जो हमें एसी चाहिए वो जरूरत है, और जो इधर उधर के तत्व हैं वो हार्मोनिक्स है। तो उन्हें कंट्रोल करने के लिए एक टेक्निक होती है जिसे ये बोलते हैं साइनोसॉइडल पल्स विथ मॉड्यूलेशन। ऐसी बहुत सारी टेक्निक्स हैं, बट अपने सिलेबस में ये है। एक दो टेक्निक और मैं आपके साथ शेयर करूंगा जब हम लोग इन्वर्टर पे पहुंचेंगे तब। उम्मीद है कि अभी तक की सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। ओके, तो अपने सिलेबस के अनुसार हमें पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में ऑलमोस्ट इतना पढ़ना है। एक छोटा सा टॉपिक और होता है जिसमें हम समझेंगे कि हाउ वी कैन डिजाइन डिफरेंट टाइप ऑफ कन्वर्टर। क्या मीनिंग है इसका, उसको देखते हैं। ओके, तो अगला टॉपिक अपना होगा दोस्त स्विच मोड पावर सप्लाई। इसको हम लोग शॉर्ट में SMPS बोलते हैं। अच्छा, इसका जो मेन पर्पज होता है बेटा वो डीसी टू डीसी कन्वर्टर में ट्रांजिएंट को कंट्रोल करना होता है। अब आप कहेंगे सर ट्रांजिएंट क्या होता है? ट्रांजिएंट वही होता है जो आपकी लाइफ में चल रहा है, अभी स्थिर नहीं हो, परेशान घूम रहे हो, ये ट्रांजिएंट है। ऐसे ही सिस्टम में ट्रांजिएंट होता है। तो इस टाइप के टॉपिक में हम अध्ययन करेंगे डिफरेंट टाइप के कन्वर्टर्स का। कौन से? उसी टाइम पे डिस्कस करेंगे। ओके, एंड द एंड, ओके, ऑलमोस्ट सब्जेक्ट वाइज बेटा अगर मैं बात करूं, अपने सिलेबस वाइज बात करूं, तो एट द एंड आई वांट टू सजेस्ट यू दैट ओके, हम लोग पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को एक बेहतरीन तरीके से तैयार करने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं, और मैं उम्मीद रखूंगा कि जब भी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का डिस्कशन होगा आप अपना बेहतरीन कंसंट्रेशन पावर रखेंगे, नॉट ओनली इन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। ओके, एज यू नो वेरी वेल कि चाहे वो इलेक्ट्रिकल मशीन हो, पावर सिस्टम हो, नेटवर्क हो, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स हो, इन सब पे और भी बेहतरीन कमांड रखना है, क्योंकि ऑलमोस्ट 60% पेपर तो यही से डिजाइन होगा। ओके, जैसे मैंने आपको बताया कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में जो भी क्वेश्चन आते हैं इन जनरल आपके दोस्त हैंडल करने में कैपेबल नहीं होते हैं, और अगर आप कैपेबल हैं तो सोचिए एग्जाम क्रैक होने की पॉसिबिलिटी कितने % बढ़ जाएगी। ऐसे सोचो जरा कि अगर कट ऑफ मान लो रफली मैं बोल रहा हूं 90 मार्क्स जाता है, ओके,
कट ऑफ 90 मार्क्स जाता है। और इन जनरल लोग पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ के नहीं गए, और मान लीजिए कि आप पढ़ के गए हैं, तो कम से कम 15-20 नंबर, 10-12 नंबर का वेरिएशन होगा। 10-12 छोड़ो बेटा, एक नंबर में 0.5 मार्क्स में कट ऑफ से अंदर और बाहर की बातें हो जाती हैं। ओके, जॉब मिलना नहीं मिलना 1 मार्क्स से डिसाइड हो जाता है, 0.1 मार्क्स से भी डिसाइड हो जाता है। तो इस बात को हमें नहीं भूलना है। इसलिए इतना ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट नहीं पढ़ने हैं, हमें पूरा सिलेबस पढ़ना है, हर एक एंगल से पढ़ना है, पूरा 0 से 360 डिग्री कवर करना है। ओके, हर टॉपिक पे एक सॉलिड दृष्टिकोण होना चाहिए, एक सॉलिड बोल सके इतना नॉलेज होना चाहिए, हर सब्जेक्ट से रिलेटेड अपने पास सफिशिएंट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, सो दैट वी कैन हैंडल मैक्सिमम क्वेश्चन इन अवर एग्जामिनेशन। और आने वाले 10-12 महीनों में हमें एक जॉब लेनी है बॉस, ये ठान लेना है कैसे भी। ऐसे नहीं होता था पुरानी मूवीज में, बंदा निकल जाता था जब हीरोइन के पिताजी जो है बोल देते थे कि मेरी बेटी का खर्चा इतना है, तो बंदा सूटकेस लेके, ब्रीफकेस लेके निकल जाता था, और फिर लगभग 1 साल 2 साल 6 महीने बाद आता था मूवी के अकॉर्डिंग, और पूरा एकदम बंटन के, समझ रहे हैं ना। तो लेकिन उस 10-12 या 1-2 साल के पीरियड जो मूवी में दिखाया जाता है, या 6 महीने का, या जो हकीकत में है, उसमें बड़ा हार्डवर्क किया जाता है, तभी तो कोई बंदा सक्सेस होता है ना। तो आप ऐसे समझिए दोस्त, बेड पे बैठे बैठे सपने बुन के कुछ भी नहीं मिलने वाला। जो भी मिलेगा वो आपको अपनी मेहनत के अकॉर्डिंगली मिलेगा, और मेहनत करना मुझे लगता है कि आपको अच्छी तरह आता है। ओके, मेहनत करने से भी कभी कभी सक्सेस नहीं मिल पाती है। मेहनत एक नहीं होता है कि यूनिक डायरेक्शन में होनी चाहिए कि भाई ये मेरी दिशा है, इस दिशा में मुझे वर्क करना है। Then I assure you my dear friend, definitely कि आप एग्जाम निकालोगे। ओके, आने वाले 7-8-10 महीनों में आप कहीं ना कहीं अच्छी जगह बैठे होंगे। ओके, तो बस इतना ध्यान रखना है बॉस, एक बार एक स्टेबिलिटी मिल जाए ना, दूसरी पाना, तीसरी पाना आसान हो जाता है। संघर्ष होता है पहली जॉब, बस इतना ध्यान रखना है। ओके, सी आई वांट टू टेल यू कि हर सब्जेक्ट पे अच्छे से फोकस रखना है, पावर रिटर्न्स को और गंभीरता से सीखना है, और जब भी ये सब्जेक्ट स्टार्ट होगा आपको फुल कंसंट्रेशन बना के रखना है। ओके, हम लोग बेसिक से तैयार करेंगे, जितनी जरूरत है उतने लेवल तक ले जाएंगे। ओके, नाउ एट द एंड आई वांट टू टेल यू हियर रिगार्डिंग अवर बैचेस। ओके, तो आधुनिक बैच जो है बेटा अपना, वो स्टार्ट होने जा रहा है 21 मार्च से। आधुनिक बैच, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, देखो कभी कभी नहीं होता, जब हम लोग सोचते हैं यार अगर हमें कोई काम करना ही है तो डिले किस बात का, क्योंकि समय बड़ा कीमती है बॉस, समय बड़ा कीमती है। ऐसा सोचिए कि अगर आपने 1 साल मान लीजिए प्रिपरेशन और की अपनी लाइफ में, तो आप समझते हैं लॉस कितने का होता है। हिसाब लगा के देखेंगे तो 30-40 लाख का। रीजन देखिए, 1 साल जॉब नहीं की तो 5-6 लाख का जो पैकेज है वो गया 1 साल का। ओके, अब यार वो बचा हुआ तो समझते ही हो ना, फिर उतना टाइम बाउंडेशन, उधर 60 के बाद रिटायरमेंट, 58 के बाद रिटायरमेंट, 1000 बातें आ जाती हैं। तो ये अगर 6 लाख रुपए जो सैलरी है आपकी, अगर ये लगभग आने वाले 40 साल के लिए रख दो कहीं फिक्स करके, या किसी में डाल दो, तो आप समझते हो कहां पहुंचेंगे। तो मैं पैसों से तुलना नहीं कर रहा हूं, मैं आपके भविष्य को कंपैरिजन में ला रहा हूं। तो एक एक दिन की, एक एक घंटे की वैल्यू है, और अगर मान लीजिए हमें प्रिपरेशन करनी है तो डिले किस बात का। ओके, और जैसा समय और हालात चल रहे हैं, गेट एकेडमी हर रिस्पेक्ट में वर्क करता है। ओके, इवन ये भी तक वर्क करता है, आप ट्रस्ट नहीं करेंगे, बहुत डिस्कशन होता है कि यार फीस स्ट्रक्चर ऐसा रखा जाए जो सबसे, जो नहीं होता है, हम लोग जो अपने मिडिल क्लास फैमिली है उसको लाइक अफोर्ड कर पाए, उसको खरीद पाए। ओके, बहुत ज्यादा बर्डन ना हो पेरेंट्स पे, मतलब हर लहजे से सोचते हैं। और यही सब डिस्कशन के बाद फाइनलाइज किया गया कि फीस अपनी 14,000 ना हो के 7,000 रखेंगे, बट एक कंडीशन लगा दी गई है मेरे दोस्त, अप टू 20 मार्च। अगर आप 20 मार्च से पहले एडमिशन लेते हैं तो 14,000 की जगह आपको सिर्फ 7,000 पे करने हैं। ओके, अब ये सोचो यार, इतने सारे सब्जेक्ट होने जा रहे हैं पूरे रिलेवेंट वे से, और 7,000 फीस। ये सिर्फ ऐसा समझिए एक उत्साह देने के लिए है। तो आपको बॉस लग जाना है पूरी शिद्दत के साथ,
ओके, ऐसे समझ लीजिए कि आपसे बड़ा अब कोई संत नहीं है। ओके, संत समझते हो ना, वो व्यक्ति जिसने दुनिया से मोह त्याग दिया हो। आपको दुनिया से मोह त्याग के अपनी पढ़ाई से पूरा प्रेम करना है। ओके, आने वाले कुछ महीनों के लिए। ओके, तो सबसे पहले पूरा विचार कर लीजिए, 1-2 दिन में फाइनल कीजिए। डिले देने का कोई मतलब नहीं है अकॉर्डिंग टू मी। और यू कैन गेट 50% डिस्काउंट ऑन दिस आधुनिक बैच, और ये बैच बॉस 21 मार्च को स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो मैं उम्मीद रखूंगा कि आप सभी लोग एंजॉय करने वाले हैं इस पूरे सीरीज को, और डेफिनेटली आप लोग एग्जाम भी क्रैक करने वाले हैं। मीनवाइल, इफ यू हैव एनी डाउट माय डियर फ्रेंड, यू कैन आस्क टू मी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर 9891706459। ओके, जो भी डाउट आए आप मुझे टेलीग्राम चैनल मेरे ravi@isc पे भेज सकते हैं अपनी क्वेरी। ओके, आई विल हेल्प यू माय डियर फ्रेंड रिगार्डिंग योर क्वेरी। ओके, चलो बॉस, बस इतना ध्यान रखना। ओके, मुलाकात फिर होगी अपनी, बट अभी के लिए बॉस समय बर्बाद नहीं करना है। ओके, समय बर्बाद नहीं करना है, अपना पढ़ो, देखो क्या क्या नया आ रहा है मार्केट में, कंपैरिजन करो और देखो बेस्ट डील क्या है। ओके, हमेशा डील जो देखो वो अपने करियर की रिस्पेक्ट में देखो। ओके, अगर मैं आज इतना आपसे बोल रहा हूं तो मैं ये वादा करता हूं आपसे, कल आप इस बात को लेकर रिग्रेट कभी फील नहीं करेंगे। ओके, मैं वादा करता हूं, डजंट मैटर कि आपका पावर टर्न्स आज कैसा है, लेकिन कल बेहतरीन होगा, बेस्ट होगा, इतना प्रॉमिस कर सकता हूं। बस उसके लिए एक चीज मुझे आपकी साइड से चाहिए, एंड दैट इज नथिंग बट रेगुलरिटी, कंसिस्टेंसी, सीरियसनेस बरकरार होनी चाहिए। ओके, चलिए बॉस, फिर मिलते हैं जल्दी ही। थैंक यू डियर।